हेलो दोस्तों, आपका हमारे चैनल एमएससी कैंपस में स्वागत है। जैसा आपने हमारे पहले वीडियो में ही जान चुके हैं कि हम इतिहास को आगे ले जा रहे हैं। पहला जो हमारा वीडियो था प्रागैतिहासिक काल पे था, हमने फुल डिटेल स्टडी किया। आज हम इतिहास को देखिए जीरो लेवल से पढ़ा रहे हैं और जीरो में आपने नंबर 1 पढ़ चुका है। आज सेकंड की बात है। सेकंड हम आज बात करेंगे हड़प्पा पे। देखिए क्या होता है, प्रागैतिहासिक काल में एक ऐसा दौर था जहाँ पर एक सभ्यता ही खत्म हो गई। जो हम लोग बात करते थे पहले आदि मानव थे, जंगलों में रहते थे, तो वो दौर खत्म हुआ। फिर धीरे धीरे क्या हुआ कि एक ऐसे नगर का उदय हुआ जहाँ की आप पुरातात्विक साक्ष्य के आधार पर देखेंगे कि बहुत ज़्यादा विकसित था, आज से भी ज़्यादा विकसित था। अगर हम बात करें कि जो हड़प्पा काल की नालियाँ थे, आज के दौर में देखो, अगर उस नालियाँ इतना सुनिश्चित था कि जल निकासी का व्यवस्था बहुत अच्छा था। नालियाँ आज के दौर में देखो, जिसके यहाँ नाली लग गई उसके सामने अगर कोई व्यक्ति का है तो बस नाली वहीं तक रुक जाएगा। तो ऐसी व्यवस्था नहीं थी। तो पहले हम बात करते हैं इतिहास का एक ऐसा काल जहाँ पर जो है एक विकसित व्यवस्था देखने को मिला। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हड़प्पा। देखिए पहले वीडियो में बता दिए कि जो इतिहास जानने के 2 ही स्रोत हैं, एक पुरातात्विक साक्ष्य है और एक लिखित साक्ष्य है। तो आद्य इतिहास में कहा था, हमने कल के वीडियो में बताया, आज भी आप समझ जाइए कि जो आद्य इतिहास होता है उसी में हमको क्या पढ़ना पड़ता है, हड़प्पा सभ्यता। जो आद्य इतिहास है, आद्य इतिहास की परिभाषा क्या है कि यहाँ पर जो है पुरातात्विक साक्ष्य भी मिला है और लिखित साक्ष्य दोनों मिले हैं। लेकिन इसको अब तक पता नहीं कैसा उसकी लिखावट थी कि अब तक जो है हड़प्पा कालीन का जो शैली है, लेटर है, अक्षर है, अब तक कोई पढ़ा नहीं है। तो ऐसे काल को यानी कहने का मतलब एक बार फिर सुन लीजिए कि पुरातात्विक साक्ष्य भी मिला हो, लिखित साक्ष्य मिला हो, अब तक नहीं पढ़ा गया है, ऐसे कालखंड को हम लोग क्या कहते हैं, आद्य इतिहास। ऐसा कालखंड हमें इतिहास में कब देखने को मिलता है, जब एक विकसित सभ्यता आती है, हड़प्पा सभ्यता। ठीक है, चलिए अब हम बात कर लेते हैं कि हड़प्पा सभ्यता। अब हड़प्पा सभ्यता का देखिए, अगर हम बात करें कि ये कालखंड पहले कहाँ से कहाँ तक था, तो कई इतिहासकार कई माने हैं। अगर हम बात करें जो महानिदेशक थे जॉन मार्शल के अनुसार, उन्होंने कहा कि टोटल उसने बता दिया कि 3250 बीसी से लेकर 1750 है। लेकिन सर्वमान्य का है, वो सर्वमान आता है डीपी अग्रवाल के अनुसार कि उनका जो सर्वमान डेट है वो है 2550 से लेकर कहाँ, कभी काल 2550 आता है, कहीं 2350 आता है, ये थोड़ा सा आप दिखे रहिएगा, ठीक है, लेकर 1750 के टाइम पीरियड को सर्वमान माना गया है कि इतना बीसी में है। आप समझ गए, ये बीसी है। बीसी का तात्पर्य आप समझ गए होंगे, ईसा मसीह के जन्म के पहले की घटना है। ईसा मसीह के जन्म की पहले घटना है। ये 2300 कहीं 50 देता है, कहीं 2550 देता है, तो आप कंफ्यूजन मत होइएगा। 1750 के आसपास बीसी में है, वर्षों में है। ये घटना का कहलाता था हड़प्पा सभ्यता। यानी इस टाइम पीरियड में एक नगर था भारतीय, जो अगर हम बात करें कि बहुत व्यवस्थित नगर, अन्य विश्व में जो भी वहाँ पे भी तो इतिहास मिलते हैं, अन्य देशों से भी इतिहास मिलते हैं। और वहाँ से अपने यहाँ से जब कंपेयर किया गया कि जो भारतीय उपमहाद्वीप थे और बहुत ज़्यादा विकास किए थे, तो प्रश्न यही बनता है कि नगर का उदय, यानी पहले लोग नगर इतना ज़्यादा विकास हो गया कि नगरों का उदय हो गया। तो जो हड़प्पा के लोग होते थे वो कहाँ रहते थे, तो नगरों में रहते थे। अगर हम पहला देखिए, अब यहाँ से हम लोग कुछ लिखे हैं टाइम बचाने के लिए, तो यहाँ पे हम लोग चर्चा करते हैं और आगे बढ़ते हैं। देखिए व्यवस्थित सभ्यता, पहली व्यवस्थित सभ्यता कहाँ देखने को मिलता है, तो हड़प्पा सभ्यता। ऐसी व्यवस्थित सभ्यता था कि आपने एक मूवी भी देखी होगी मोहनजोदाड़ो, आप देखिए वही दौर है, वही टाइम पीरियड है कि आपको वो टोटल एक तरह से वो आईना दिखाएगा आपको। और हम यहाँ पे आपको क्या दिखा रहे हैं, हम भी आईना दिखा रहे हैं, वो फिल्म के माध्यम से, हम शिक्षा के माध्यम से दिखा रहे हैं
चलिए, व्यवस्थित सभ्यता कौन सी थी? तो वो है हड़प्पा सभ्यता। सबसे ज़्यादा व्यवस्थित सभ्यता थी, हर चीज़ का व्यवस्था हो, व्यवस्थित मतलब हर चीज़ का व्यवस्था हो चुका था, व्यवस्थित सभ्यता। और वो जो सभ्यता थी वो नगरी सभ्यता थी। याद रखिएगा, ये जो सभ्यता थी, यहाँ के लोग कहाँ रहते थे? नगरों में रहते थे। तो नगरों का उदय किसको माना जाता है? तो हड़प्पा सभ्यता को माना जाता है। ठीक। सेकेंड हम बात करते हैं भाई पुरातात्विक साक्ष्य के आधार पर। तो हमने ये देख लिया कि जितना भी खुदाई बयल, तो हमने जानते हैं कि भैया पहली बार कहाँ देखा गया? तो पाकिस्तान में जो है एक रेलवे लाइन बिछाया जा रहा था। ये तो आप लोग सब जानते ही हैं कि ईंटों का होगा। बताओ, पक्की ईंट का, उस समय पक्की ईंट का जो है खोज हुआ था, या उस समय लोग पक्की ईंटों का उपयोग करते थे, तो उसको आप क्या कहेंगे? व्यवस्थित सभ्यता ही नहीं कहेंगे कि बहुत ज़्यादा व्यवस्था हो चुका था, हर एक चीज़, सब लोग खुशहाल थे। ऐसी व्यवस्था को हम लोग क्या कहते हैं? हड़प्पा सभ्यता में व्यवस्थित सभ्यता थी। तो आपने देखा कि ये नगरों में निवास करते थे। ये आपको पहले याद रखना होगा कि ये नगरों में निवास करते थे, क्योंकि इसके बाद वाला जो अब ये एक दौर चल रहा है कालखंड, तो इसका पतन हो जाता है, तो दूसरा कालखंड आता है, और वो आता है वैदिक सभ्यता। वहाँ के लोग गांव में रहते थे, लेकिन यहाँ हड़प्पा सभ्यता के लोग कहाँ रहते थे? नगर में रहते थे। अब तो हम पुरातात्विक साक्ष्य के आधार पर ये पता लगा लिए भाई, पुरातात्विक साक्ष्य के आधार का मतलब हो गया जमीन के अंदर से जब पक्का ईटा का जो है प्रमाण मिला, तो हमें लगा जल का निकासी का प्रमाण मिला, खिड़की दरवाजे का मिला, बंदरगाह का प्रमाण मिला। उस दौर में समझ जाओ कंघी, शीशा, सबका प्रमाण मिला पृथ्वी के अंदर से। तो बहुत ज़्यादा वो विकसित हो गया था। तो उस विकसित के आधार पे जो है हम कह सकते हैं कि पुरातात्विक साक्ष्य के आधार पर ये पता चला कि जो हड़प्पा के लोग थे वो नगरों में निवास करते थे। अब हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा कि इनका जो लिखित साक्ष्य के आधार पे कहा था। देखिए, लिखित साक्ष्य तो मिला जरूर, लेकिन अब तक उसको कोई पढ़ा नहीं है। तो थोड़ा सा वहाँ से प्रश्न बनते हैं कि लिखित साक्ष्य मिला था, तो उनकी जो शैली थी वो कैसी थी? तो उनकी जो शैली थी, या हम शैली की भी बाद में बात, चलिए शैली कैसी थी? तो उनकी जो शैली थी वो कैसी थी? तो ब्रूस्टो-फ्रेडन शैली थी। ये ब्रूस्टो-फ्रेडन शैली क्या होता है? देखिए, जब आदमी दाएं से, कुछ लोग का इतिहासकार का, क्योंकि देखिए यहाँ से केवल खुदाई से जो साक्ष्य मिले हैं, इतिहासकार तर्क के आधार पर अपना तर्क दिए हैं। ठीक है। अब इतिहासकार का की तर्क दिए कि कुछ लोग का कहना था कि जो हड़प्पा के लोग थे वो दाएं से बाएं लिखते थे, और कुछ कहे नहीं है भैया ये दाएं से बाएं लिखते थे, यानी दोनों तरह से लिखावट होती थी। तो ऐसी शैली को हम लोग क्या कहते थे? ब्रूस्टो-फ्रेडन शैली। अब हम बात करते हैं, तो शैली से प्रश्न बन गया। शैली से प्रश्न बनता है, पूछा जाता है कि हड़प्पा सभ्यता की शैली कैसी थी? तो याद रखिए ब्रूस्टो-फ्रेडन शैली थी। सेकेंड हम बात करते हैं कि उनकी लिपि कैसी थी? तो जो उनकी लिपि थी, जैसे हमारी लिपि का है देवनागरी लिपि, आज हिंदी का जो है लिपि का है तो देवनागरी। तो उनकी जो लिपि थी वो क्या थी? भाव चित्रात्मक थी। यानी भाव चित्रात्मक, यानी चित्रों का ज़्यादातर संकेत मिलते थे। और लगभग देखिए कि अगर चित्रों की संकेत करें तो लगभग जब पुरातात्विक साक्ष्य खुदाई किया तो 400 से 500 जो अनबाद चित्र का संकेत मिले। अब कहाँ मिले? तो पहले तक कहाँ मिले? मनके पे मिले, मृदभांड का तात्पर्य देखो यहाँ पे ये होता है, जो मिट्टी के बर्तन होते थे उसको हम लोग क्या कहते थे? मृदभांड। तो मृदभांड बरते थे तो उस पर भी चित्र बनते थे। तो कहाँ मिले? मनके पे मिलते थे और मृदभांड पे मिलते थे। और आपको कहाँ पे मिलेंगे बताइए? और एक उनका मनका था, मृदभांड था, और एक चीज़ और उनका था जहाँ पे जो पैसा देते थे उसको पैसा के तौर पे हम उसको क्या कहते थे? थोड़ा सा याद नहीं आ रहा है, चलिए आगे समझते हैं। आगे नेक्स्ट वीडियो में आगे बता दिया जाएगा कि ज़्यादातर संकेत जो भी सामग्री मिलेंगे उसी पे जो है वो मिलता है। चित्र मिलते थे वहाँ 400 से 500। और ज़्यादातर संकेत किसके मिले हैं? तो वो मिले हैं यू आकार का। और ज़्यादातर जो संकेत था तो पता नहीं उस दौर में हड़प्पा के लोग को मछली के ज़्यादातर संकेत मिले हैं, यू आकार के संकेत मिले हैं। ठीक है। एक बात, जो सेलखड़ी का उनका जो बथुआ बनता था, मुहर,
समझ रहे हैं। मुहर, हाँ मुहरों पर भी मिलते थे, यही बात थोड़ा सा याद आ गया अभी। मुहरों पे आपने देखा कि मनके पे भी, मृदभांड पे, मुहरों पर। मुहर किसका बना होता तो याद रखिएगा, जो संकेत मिलते थे मुहरों मिलते थे। मुहर किसका बना था तो पूछा जाता है, सेल खड़ी एक पदार्थ है उसका मुहर बनते थे। ठीक है, तो आई होप कि आप समझ गए होंगे कि लिपि का थी, शैली का थी। अब हम बात करते हैं कि क्या कोई भी माध्यम उस कालखंड में केवल लोग भारत में ही निवास करते थे, अन्य देशों में भी निवास करते हैं। जैसे आज की हम बात करें, आज जिस तरह हम भारत में रह रहे हैं उसी तरह चाइना में भी एक सभ्यता चल रही है, अमेरिका में भी चल रही, तो ये सभ्यता है। लेकिन अब समझो कि यही सभ्यता अगर ये कोरोना काल रहा होता तो सारी सभ्यता तो नष्ट हो जाती। तो आने वाले समय में कई वर्षों बाद जब पुरातात्विक साक्ष्य आते, फिर नया जीवन यापन होता, लोग जब उससे लगता कि बड़े बड़े टीले हैं उसकी खुदाई होता, तो सपोज करो कि हम ही यहाँ पर हैं, गिर जाते तो साक्ष्य के आधार पर ऐसा लगता ना कि ये मार्कर लिए हैं, वहाँ यहाँ पे शिक्षा का था, ये दौर था, कैमरा दिखेगा तो लोग समझेंगे कि पुरातात्विक साक्ष्य। तो अब तर्क देंगे कि नहीं शिक्षा का वहाँ पे शिक्षित एक शिक्षक का प्रमाण मिला है, तो आदमी तर्क के आधार पर देता है। ठीक है, तो आप परिसम प्रश्न बनता है कि क्या हड़प्पा सभ्यता के समकालीन कोई सभ्यता थी, यानी जब भारत में हड़प्पाई लोग रहते थे वहाँ, तो उसके समकालीन यानी उसी टाइम पीरियड में अन्य देशों में भी कुछ व्यक्ति रहते थे। तो प्रमाण देखिए पुरातात्विक साक्ष्य के आधार पर दिया गया। अब तो विज्ञान कितना आगे चला गया है, कार्बन 14 हैं, उससे पता चल जाता है कि पुराना से पुराना वस्तु कहाँ का है, कितने वर्ष पुराना है। तो उस दौर में भी कुछ सभ्यता थी जो समकालीन थी। तो परीक्षा में पूछा जाता है हड़प्पा काल के समकालीन कौन कौन सभ्यता थी। तो एक वांगहो नदी घाटी सभ्यता थी, देखिए उसको हम लोग क्या कहते थे, चीन की सभ्यता। चीन यानी उस जब हड़प्पा सभ्यता थी तो एक वांगहो नदी सभ्यता चल रही थी, वो चीन की सभ्यता थी, और वो सभ्यता हड़प्पा के का थी, समकालीन थी। एक दजला फरात, ये नदियों का नाम है, क्योंकि जो लोग पहले रहते थे वो कहाँ रहते थे, नदियों के आसपास ही रहते थे, उन्हें हम लोग क्या कहते थे, दजला फरात नदी घाटी। ये मेसोपोटामिया की सबसे सुमेरियन, तो आपसे पूछा जाता है कि सबसे पुरानी सभ्यता कौन है, तो यही तो दजला फरात घाटी सभ्यता है, ये सुमेरियन की सभ्यता, ये सबसे पुरानी सभ्यता है। ठीक है, एक और सभ्यता थी हड़प्पा के सभ्यता के समकालीन, जिसको हम लोग लींद घाटी सभ्यता के, जो मिस्र की सभ्यता है, वो कहा है हड़प्पा का जो समकालीन सभ्यता नील घाटी। तो थोड़ा सा तीन ही है, प्रश्न बनता है अच्छा तो याद करना है। देखिए चीन की सभ्यता, वांगहो नदी चीन में है, दजला फरात मेसोपोटामिया को या सुमेरियन, और सबसे पुरानी सभ्यता इन्हीं को मानी जाती है। और नील नदी घाटी मिस्र की सभ्यता इसी हड़प्पा के समकालीन थी। और अगर हम बात करें नोट्स डाल के स्पेशल, तो इन सभी में सबसे ज़्यादा विकसित और बड़ी का मतलब जनसंख्या की दृष्टि से सबसे ज़्यादा, और सबसे ज़्यादा विकसित क्षेत्र और वो सभ्यता था तो वो कौन था हड़प्पा सभ्यता। आप समझ गए होंगे, इन सभी में सबसे बड़ी और विकसित सभ्यता कौन था, हड़प्पा सभ्यता है। अब हम थोड़ा सा नामांकन के लेके चलते हैं, क्योंकि केवल हड़प्पा सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता के नाम से नहीं जानते हैं। क्या कारण है कि इनको हड़प्पा सभ्यता बोला जाता है। देखिए पहली बात तो पहला एक जो खुदाई हुआ था जिससे ये साक्ष्य मिला था, तो हड़प्पा नामक स्थान पर हुआ था, तो इसलिए उसको उस सभ्यता का नाम ही का रख दिया गया हड़प्पा सभ्यता। एक स्थान था हड़प्पा, स्थान के नाम पर इसका नाम का रख दिया गया हड़प्पा सभ्यता। और ज़्यादातर इस सभ्यता के जो लोग हुआ करते थे, तो ज़्यादातर जो सिंधु नदी थी उसी के आसपास लोग रहते थे, तो उस सिंधु नदी के नाम से इसको जो है हड़प्पा सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से भी जानते थे। और कहीं कहीं जो है देखिए एक दौर ऐसा आ गया कि कांस्य युगीन सभ्यता, इसका कब हो गया कि ये हड़प्पा सभ्यता में देखिए पहले जो प्रागैतिहासिक था उसमें तांबे का खोज हो गया। मानव ने सर्वप्रथम कौन सा धातु बनाया, तो तांबा। और जब तांबा बनाया तो जो हड़प्पा के सभ्यता थे वो लोग तांबा में टीन जोड़ के का बना दिए, कांसा।
अब जब कांसा बना दिए तो कांसे का खोज हो गया। तो एक युग ही चलता है। आपने कल देखा, हमने बताया कि जिसमें जो हथियार या औजार मिलते थे उसको युग कांस्य युगीन सभ्यता हो गया। तो कांस्य युगीन सभ्यता कब हुआ? जब हड़प्पा सभ्यता का एक अन्य सभ्यता नाम का है कांस्य युगीन सभ्यता, क्योंकि कांसे का उस दौर में खोज हो गया। अभी इसके जस्ट बाद हम जब लोहे का खोज होगा तो लौह युगीन सभ्यता हो जाएगा। ठीक है, तो इनको हड़प्पा सभ्यता को मोहनजोदड़ो सभ्यता के नाम से नहीं, हड़प्पा सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता, कांस्य युगीन सभ्यता, सिंधु सरस्वती सभ्यता की बात करते हैं। जब हमारा देश आज़ाद नहीं हुआ था, देश आज़ाद होते होते 1947 तक केवल 40 बस्तियों का खोज हुआ था। केवल कितने बस्तियों का? 40 बस्तियों का खोज हुआ था। लेकिन वर्तमान में देखें तो 1100 बस्तियां हो गई हैं। बस्तियां का तात्पर्य है कि यानी ऐसे प्लेसेस जहां पे हड़प्पा कालीन का साक्ष्य मिले हैं। ठीक, हम आगे अब चलते हैं, थोड़ा सा काल निर्धारण की बात करते हैं कि इनका टाइम पीरियड कितना माना जाता है, क्योंकि इतिहास में टाइम पीरियड ही जो है मायने रखता है। ठीक है, तो काल निर्धारण में कई ठे इतिहासकार थे, अपना कई लोग मैके थे, कई लोग अपना मत दिए। लेकिन देखिए, हम दो लोग का नाम लिखे हैं, एक जॉन मार्शल लिखे हैं। क्यों लिखे हैं? क्योंकि यही जो जॉन मार्शल थे वो पुरातात्विक विभाग, जो पहले वीडियो में बताया था कि जो प्रथम महानिदेशक थे पुरातात्विक विभाग के, वो कौन थे? अलेक्जेंडर कनिंघम। तो उस दौर में थे 1861 में। लेकिन जब हम पहली खुदाई हुआ 1921 में हड़प्पा का, तो उस समय जो है ना जॉन मार्शल उस पुरातात्विक विभाग के हेड हुआ करते थे। तो जॉन मार्शल, अब कोई भी खोज करेगा, अब ये हेड है, महानिदेशक हैं पुरातात्विक विभाग के। तो जब ये हेड हैं तो जो भी खोजेगा तो उनको सूचना देगा, तो सब जानकारी जॉन मार्शल है। तो जॉन मार्शल के पास कई लोग आए, तो कई कालखंड किए, तो सब लोग लगभग में बता रहे थे कि कोई कह रहा था 2800, तो कोई कह रहा था 3000, तो कोई 2700, ऐसे कहते कहते तो उन्होंने टोटल को ही, यानी कोई कहाँ तक कहा था 3250 से 1750 को ही जो जॉन मार्शल थे उन्हें कहा कि नहीं, हड़प्पा सभ्यता का जो टाइम पीरियड है 3250 से 1750 तक ही है। लेकिन सबसे सर्वमान किसका माना जाता है? सब लोग मान लिए डीपी अग्रवाल साहब का, कि ये टाइम जो था वो डीपी अग्रवाल ने बताया कि इनका जो टाइम था 2550 BC से 1750 BC तक, ये इनका सर्वमान है। हमने पहले भी यहाँ पे चर्चा कर चुके हैं। अब तो ये बात हो गई। अभी हम लोग गुजरात, अब यहाँ पे बात करते हैं कि जब खुदाई और तेज़ी से होने लगा, हमने अभी बताया कि जब देश आज़ाद हुआ 1947 आते आते केवल 40 बस्तियों का खोज हुआ। लेकिन वर्तमान में देखें तो 1100-1500 बस्तियों का खोज हो चुका है। बस्ती का मतलब जहाँ जहाँ टीला टाइप दिखाई दे रहा है, ऊंचा टाइप दिखाई दे रहा है, लोग उसकी खुदाई कर रहे हैं, तो ऐसा लग रहा है कि बहुत पुराने से जो है मिल रहे हैं हथियार। ठीक है, तो ज़्यादातर खुदाई, जहाँ भी खुदाई हुआ है तो ज़्यादातर जो साक्ष्य मिले हड़प्पा के, तो गुजरात एक ऐसा राज्य है जहाँ पर जितना भी खुदाई हुआ 80% खुदाई कहाँ पर हुआ है? गुजरात में ही हुआ है। और गुजरात से याद आया, अभी हाल फिलहाल में और नई दिल्ली के प्रगति मैदान में माननीय श्री नरेंद्र मोदी, डेट भी याद कर लीजिएगा, शायद कल का डेट था, कल का डेट का था 18 मई 2023, कल का डेट। इस डेट में जो है माननीय नरेंद्र मोदी ने पॉक्सको एक लॉन्च किया है। उसमें विश्व के जो धरोहर वरोहर होते थे, मोदी जी का हम सम्मान करते हैं, इसलिए करते हैं कि बनारस की एक मूर्ति थी माँ अन्नपूर्णा देवी की, वो इंग्लैंड चली गई थी उस दौर में। लेकिन मोदी जी आज 2023 में विश्व धरोहर पुरातात्विक साक्ष्य को धरोहरने का काम कर रहे हैं। वहाँ से लाएँ, एक गुजरात की मूर्ति थी महिषा मर्दनगी करके, वो भी वापस लाएँ। मोदी जी बहुत काम कर रहे हैं, लेकिन आप बोल दे रहे हैं टीवी पे कि विपक्ष इस पर कोई काम ही नहीं किया। आपको पता होना चाहिए मोदी जी कि विपक्ष, आपकी जब पार्टी नहीं बनी रही होगी, 1980 में आपकी पार्टी बनी भाजपा,
लेकिन विपक्ष से ज़्यादा कोई काम नहीं किया, क्योंकि वो पहले ही 1861 में ही पुरातात्विक विभाग बना दिया गया था। 1861 में ही। अब बताओ, देश आज़ाद नहीं हुआ, जॉन मार्शल का थे पुरातात्विक विभाग के हेड माने जाते थे, वो 1921 के टाइम पीरियड में। तो इस पर भी काम हुआ है, लेकिन हाँ जोरों तौर से नहीं हुआ। इतिहास को जानना चाहिए, समझना चाहिए, लेकिन रोप प्रत्यारोप तो चलता रहता है, उनकी बात हम नहीं करेंगे। ज़्यादातर खुदाई कहाँ हुआ? गुजरात में। तो हड़प्पा जो सभ्यता था, हड़प्पा सभ्यता का जो विस्तार कहाँ कहाँ तक मिलता है, हम भारत की बात करते हैं तो ऊपर अगर आप दिशा की देख रहे हैं तो उत्तर में जो मांडा है, चिनाब नदी, जम्मू कश्मीर, यहाँ से उत्तर में मांडा और नीचे आ जाएंगे दैमाबाद। याद करिए, यही दैमाबाद है जहाँ तांबे की रथ मिला था। हैं, तांबे का रथ कहाँ मिला? दैमाबाद। गोदावरी नदी, यहाँ तक हड़प्पा के लोग बसे थे। इधर हिंडौन नदी जो कि आप जानते हैं उत्तर प्रदेश, आलमगीरपुर, यहाँ तक का जो क्षेत्र था वो किसका था? हड़प्पाइयों लोग का। अगर हम पश्चिम में बात करें, सुतकोटरा, दास नदी के किनारे, ये जो क्षेत्र था, अगर हम डिस्टेंस की बात करें कि यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस कितना था, तो ये 1400 किलोमीटर तक फैले थे। कहाँ तक? उत्तर से दक्षिण तक। अगर हम पूरब से पश्चिम की डिस्टेंस माने तो ये था 1600 किलोमीटर तक, ये आलमगीरपुर से सुतकोटसा तक। ठीक है, तो आई होप कि आप यहाँ तक समझे होंगे कि इनका जो क्षेत्र था यहाँ से यहाँ तक था। ठीक, अगर हम बात करते, देखिए हम एक ही वीडियो में तो सारा होगा नहीं, नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे जो स्थल है, जैसे एक हड़प्पा के बारे में चर्चा होगा, एक चंदूदड़ो के बारे में होगा, कालीबंगा कहाँ था, ठीक है, और मोहनजोदड़ो, राखी गढ़ी कहाँ है, धौलावीरा का है, और वो सब, ये सब देखिए प्लेस है, स्थान है। यहाँ पे कौन से साक्ष्य मिले हैं, इसके जस्ट बाद वाले वीडियो में, यानी कल की वीडियो में आपको प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं, जगह तो सभी थे, मोहनजोदड़ो में खोदाई भल तो वहीं पे हड़प्पा के साक्ष्य मिले, हैं, हड़प्पा में खोदाई हुआ तो हड़प्पा का ही साक्ष्य मिला, और राखी गढ़ी में भी तो यही, यानी एक तरह से जैसे अब भारतीय हम हैं, तो चाहे यहाँ पे देखे जाए, साउथ में जाएंगे वो भी तो भारतीय हैं। तो हड़प्पा एक दौर चल रहा था तो सभी लोग यहाँ पे थे, लेकिन ये चीज़ हमने क्या बताया है कि उस दौर में जो सबसे ज़्यादा था, सबसे बड़ा क्षेत्र था, तो वो था कौन? पहले मोहनजोदड़ो था, फिर हड़प्पा था, फिर राखी गढ़ी है, फिर इसके बाद धौलावीरा। हमने एक ट्रिक भी बनाया था, आपको याद होगा, ट्रिक था महाराधा। आप देखिए इसमें सब में आ जाएंगे, म से मोहनजोदड़ो, ह से हड़प्पा, र से राखी गढ़ी, ध से धौलावीरा। तो आपको एक क्रम कभी का सीक्वेंस बनाने को देता है कि सबसे बड़ा क्षेत्र किसका था? मोहनजोदड़ो का था, फिर हड़प्पा का था, राखी गढ़ी का था, धौलावीरा का था। लेकिन हाल फिलहाल में, यानी हम हाल के खोजों के अनुसार बात करें, यानी हाल फिलहाल में जो खोज हुआ है उसमें ये देखा गया कि सबसे बड़ा जो जगह था वो कौन था? तो वो था राखी गढ़ी। वो कौन था? वो था राखी गढ़ी। ठीक है, तो राखी गढ़ी हो गया, और इसके बारे में हम और कुछ तो आगे बताएं कि अभी का राखी गढ़ी हो गया, तो हम अभी आज थोड़ा सा परिचय और बता दें कि जो काल एक आप अभी से रट लीजिए, ताकि कल जो है हमें समझाने में अच्छा लगे। देखिए, दो स्थान ऐसे हैं, आपने मोहनजोदड़ो की बात जब हम करेंगे तो वहाँ पे लरकाना ज़िले में है, क्या मृतकों का टीला है, इसका अर्थ बता देंगे। हड़प्पा पे चर्चा होगा। हाँ, एक स्थान आता है कालीबंगा। कालीबंगा कहाँ पर है? तो घग्गर नदी के किनारे है, ये राजस्थान में पड़ता है। और वहाँ पे कहाँ मिला गया था? तो वहाँ पे मिला गया था जोते हुए खेत, यानी जोते हुए खेत के प्रमाण मिला गया। कहाँ पे? कालीबंगा। तो खेत से कृषि संबंधित सब कुछ उसमें कोरिलेट कर लो। एक चंदूदड़ो था, बहुत अच्छा जगह था। और चंदूदड़ो कहाँ था? थोड़ा सा मैप बनाकर समझा दें कि जो चंदूदड़ो था, अगर हम मान लें कि ये सिंधु नदी है, तो इस तट पे कौन था? मोहनजोदड़ो। और नदी इस पार एक जगह था जिसका नाम क्या था? चंदूदड़ो। कभी कल देखो, समझिए बात को, कभी पूछता है कि
मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के बाएं तट पे था कि दाएं तट पे, आजकल के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो गए हैं। ठीक है, तो अभी तो हम लोग का वीडियो चल रहा है, अभी नेक्स्ट वीडियो में हम लोग और इस पे चर्चा करेंगे। चंद्रदड़ो एक ऐसा स्थान था उस दौर में, आज आदमी अपने छोटा सा काम के जौन बा बहुत बड़ा विकास समझता, उस दौर में समझो कंघी, तेल, शीशा, लिपस्टिक का भी प्रमाण मिला है। सोचा, वो हड़प्पा काल में लिपस्टिक का प्रमाण मिला है। चंद्रदड़ो को एक तरह से याद रख लो कि चंद्रदड़ो में क्या था, ब्यूटी पार्लर था। ठीक है, थोड़ा सा कोरिलेट करते रहा, आपको बताया कालीबंगा में खेत के जोते प्रमाण मिले, चंद्रदड़ो में ब्यूटी पार्लर था, और एक लोथल है, गुजरात में पड़ता है, भोगवा नदी के किनारे लोथल, अभी चर्चा होगा। और लोथल में आप समझिए कि वो बंदरगाह था, गुजरात का एक बंदरगाह लोथल, तब उस शहर वाला मॉडल हो गया। तो ऐसे करके 3 चीज़ याद रखिए। कल हम लोग एक एक जो जगह है उससे क्या प्रमाण मिला है, वहाँ की नगर नियोजन कैसी थी, उन पे हम चर्चा करेंगे। ठीक है, तो ये तो हमारा अभी फर्स्ट वीडियो है, एक वीडियो और हड़प्पा भी बना दिया जाएगा और हड़प्पा सभ्यता का हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक भी करिएगा, शेयर भी करिए और मित्रों के साथ ज़रूर शेयर करिए। आप लोग फर्स्ट टाइम है, थोड़ा सा मनोबल बढ़ाने का प्रयास जरूर करिएगा। धन्यवाद।